नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, हमने पूर्व की क्लास में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और सामान्यकालीन शक्तियों में हमने कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति ये पार्ट हम पढ़ रहे थे। तो विधायी शक्ति का कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। तो विधायी शक्तियों में एक तो हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, मतलब संसद के सत्र को बुला सकता है और संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है, मतलब संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। दूसरा, इसी विधायी शक्ति में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, लेकिन कब करता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। सामान्यतः कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है? 5 साल होता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री सलाह कर दे परामर्श कर दे उसको राष्ट्रपति को कि 5 वर्ष पूर्व भी भंग करना है तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें कि राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। अनुच्छेद कौन सा था उसके लिए? 123, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। सॉरी, 108 था। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। कब कर सकता है? जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। आज तक कितनी बार हुई है? 3 बार, 1961 में, 78 में, 2002 में। आज तक संसद की 3 संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा चुका है। तो जैसा मित्रों हमने यहां तक पूर्व की क्लास में पढ़ा था, अब आगे यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों की? विधायी शक्तियों के बारे में ही हमें आगे पढ़ना है कि राष्ट्रपति की और कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां। तो मित्रों हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में और कौन कौन सी शक्तियां शामिल की जा सकती हैं। तो एक अनुच्छेद है 123, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्र को किसी अति आवश्यक कानून की जरूरत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। यदि यह संसद से पारित हो जाता है तो स्थायी कानून बन जाता है और पारित नहीं होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यहां तक हमने विधायी शक्तियों का अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट बात करें विधायी शक्तियों की, तो इस विधायी शक्तियों में और क्या क्या है? विधायी शक्तियों में और क्या क्या है? संविधान का एक अनुच्छेद है 111 है। कौन सा अनुच्छेद है? 111, आर्टिकल 111। इसमें भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति है। कौन सी शक्ति है? निषेधाधिकार। निषेधाधिकार शक्तियां दे रखी हैं। कौन से में? 111 में राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं? वीटो शक्ति। देखो मित्रों, सबसे पहले तो इस वीटो का देखना है कि भारत के संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? वीटो शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अब अनुच्छेद 111 के तहत ये निषेधाधिकार शक्ति क्या होती है? देखो, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक की राज्यसभा। हमारे यहाँ देश में क्या प्रोसीजर है कानून बनने की कि संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करते हैं, उसके बाद वह विधेयक किसके पास जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के लिए क्या क्या शक्तियां होती हैं
वही शक्तियां क्या हैं, निषेधाधिकार शक्तियां कौन से आर्टिकल में वर्णित है, 111 में, कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों से पारित होकर आए हुए विधेयक पर क्या शक्तियां प्राप्त हैं। वह स्वीकृत भी कर सकता है उस विधेयक को, वह अस्वीकृत भी कर सकता है उस विधेयक को, और उस विधेयक को वह संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। तो इस अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास देखो कौन कौन सी शक्तियां हैं। पहली जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो कौन सी शक्ति है? पहली शक्ति है अत्यांतिक, अत्यांतिकी, या फिर इसी को कहते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष वीटो शक्ति। देखो वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन परिस्थितिवश ऐसी ही शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, अत्यांतिक या निरपेक्ष वीटो शक्ति। इसमें देखो क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है, यानी ये दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर दिया है, और पारित होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। क्या करेगा, यह विधेयक किसके पास गया, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को अब क्या अधिकार है, अत्यांतिक या निरपेक्ष वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। यानी जब दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति देने से साफ इनकार कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, अर्थात विधेयक को क्या कर दिया है, अस्वीकृत कर दिया है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति की शक्ति को अत्यांतिक या निरपेक्ष वीटो शक्ति कहा जाता है। साफ इनकार करने की शक्ति को राष्ट्रपति की अत्यांतिक या निरपेक्ष वीटो शक्ति कहा जाता है। दूसरा क्या है इसमें, देखो कि दूसरी शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत ही कौन सी होती है, ये देखना है हमें। दूसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो है निलंबनकारी शक्ति। कौन सी शक्ति है, निलंबनकारी वीटो शक्ति, निलंबनकारी वीटो शक्ति। इसमें देखो क्या होता है, जब कोई विधेयक दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा, अर्थात संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, और राष्ट्रपति ने क्या किया फिर कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए, अर्थात राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, संसद के पास उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है कि इस विधेयक पर वापस से विचार किया जाना चाहिए। तो ऐसी शक्ति क्या कहलाती है, राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति आती है, पुनर्विचार की शक्ति, कि राष्ट्रपति न तो उसको अस्वीकृत कर दे और न ही उसे स्वीकृति प्रदान करे, और क्या करता है, पुनर्विचार। अब देखो इसमें हुआ क्या, एक संशोधन किया गया, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978, और राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति इसी संशोधन के तहत दी गई थी। इसी संशोधन के तहत और क्या किया गया कि जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास कोई विधेयक को वापस लौटाता है, और यदि संसद के दोनों सदन या तो उस विधेयक को पहले की तरह ही ज्यों का त्यों वापस राष्ट्रपति को भेज दें, या संशोधन सहित राष्ट्रपति के पास भेज दें, तो फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर पुनर्विचार के बाद वापस लौटाए गए विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। क्या होता है, बाध्य। यानी संसद ने वापस उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, तो राष्ट्रपति फिर उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। ऐसा कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया। अब मित्रों देखो एक बात और है कि हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, यानी समय सीमा कोई भी निश्चित तय नहीं की गई है। राष्ट्रपति कितने ही समय में उस पर हस्ताक्षर कर सकता है,
लेकिन बाध्य हो जाता है यदि पुनर्विचार के बाद विधेयक वापस गया है तो। ये इसकी दूसरी शक्ति होती है। तीसरी शक्ति में यदि हम देखें कि तीसरी निषेधाधिकार शक्ति कौन सी होती है, तो कौन सी होती है राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति? राष्ट्रपति के पास तीसरी शक्ति होती है पॉकेट वीटो। कौन सी शक्ति होती है? पॉकेट वीटो, या इसी को क्या कहते हैं? जेबी वीटो। जेबी वीटो। अब इसमें भी क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को पारित कर दिया और पारित होने के बाद किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास। पॉकेट या वीटो शक्ति का प्रयोग कैसे करता है? यहां से दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास विधेयक गया, किसके लिए? हस्ताक्षर होने के लिए। राष्ट्रपति क्या करता है? यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को न तो स्वीकृति प्रदान करे और न ही अस्वीकृति प्रदान करे, अर्थात न तो मना करता है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा और न यस करता है कि मैं हस्ताक्षर करूंगा, और उस विधेयक को अपने पास रख लेता है, यानी कोई निर्णय नहीं करता, अपने पास रख लेता है। तो ऐसी शक्ति की राष्ट्रपति की कि कोई स्वीकृति भी नहीं दे, अस्वीकृति भी नहीं करे, तो ऐसी शक्ति क्या कहलाती है? राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहलाती है। कौन सी शक्ति कहलाएगी? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहलाती है। 1986 में भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने एक विधेयक था उस समय, डाक संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक था? डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक। इस विधेयक पर डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह ने न तो स्वीकृति प्रदान की न अस्वीकृति प्रदान की। इसलिए डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर कौन से वीटो का प्रयोग किया? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। बात करें हम पहला जो वीटो शक्ति पढ़ी अपने, अत्यांतिक या निरपेक्ष वीटो शक्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक पर उस शक्ति का प्रयोग किया था, अत्यांतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो शक्ति का। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के पास ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। फिर से सुन लेना कि पहली शक्ति कौन सी होती है? अत्यांतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो, कि विधेयक पर साफ इनकार कर देना हस्ताक्षर के लिए। दूसरी कौन सी है? निलंबनकारी, कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा देना, और संसद ने पुनः उसको भेज दिया है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। विधेयक पर राष्ट्रपति न स्वीकृति प्रदान करे न अस्वीकृति प्रदान करे और अपने पास ही उसको रख ले, तो ऐसी शक्ति कौन सी कहलाती है? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो शक्ति कहलाती है। इस प्रकार से मित्रों हमने विधायी शक्तियों में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी हैं। अनुच्छेद 86 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 86। और 86 के क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। संदेश भेज सकता है। ये शक्ति भी कौन सी शक्ति कहलाती है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ही कहलाती है। एक अनुच्छेद 87 है। 87 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है। क्या देता है? विशेष अभिभाषण। और ये विशेष अभिभाषण देने की शक्ति भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है? विधायी शक्ति ही कहलाती है। यानी विशेष अभिभाषण में क्या करता है राष्ट्रपति? सरकार की नीतियों का उल्लेख करता है संसद के अंदर। इस प्रकार से हमने मित्रों कौन सी शक्तियां पढ़ी हैं? विधायी शक्तियां पढ़ी हैं। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें, हम पढ़ें तो कौन सी शक्ति आएगी? कौन सी शक्ति आएगी? न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, कि भारत के राष्ट्रपति के पास
कौन सी न्यायिक शक्तियां होती हैं? हमने दो पढ़ी है, कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति। मित्रों, इस न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, ऐसा हमें इस शक्तियों में अध्ययन करना है। पहली बात करें हम कि कौन सी शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। और ये आर्टिकल कौन सा कहता है, अनुच्छेद 124। कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है, 124, कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं उसकी, न्यायिक शक्तियां। दूसरा इसमें क्या है कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन सी शक्तियों के तहत करेगा, न्यायिक शक्तियों के तहत। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों के मुख्य न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की, सभी की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि न्यायिक शक्ति में और कौन कौन सी हैं, तो मित्रों आपने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा, सबको याद रहता है वैसे, आर्टिकल 143, 143। कौन सा अनुच्छेद है, 143। यानी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के पास कौन सी न्यायिक शक्ति है। तो देखो मित्रों, इसमें कौन सी है, परामर्श की शक्ति। किसकी शक्ति है, परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 143 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास 143 अनुच्छेद के तहत परामर्श की शक्ति है। इस परामर्श की शक्ति में क्या क्या है उसके पास। मित्रों, इसमें क्या है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, परामर्श कर सकता है, किसी विषय पर परामर्श ले सकता है। यानी कौन परामर्श मांग रहा है, राष्ट्रपति। किससे मांग रहा है, सर्वोच्च न्यायालय से। ऐसी शक्तियां कौन से अनुच्छेद के तहत हैं, 143। अब देखो इसमें क्या है, राष्ट्रपति ने परामर्श मांगी किसे, सर्वोच्च न्यायालय से। न तो सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है परामर्श देने के लिए, ठीक है, कि राष्ट्रपति ने परामर्श मांगी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है। यानी कि राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। यानी किसी विषय पर राष्ट्रपति ने परामर्श मांगी किससे, सर्वोच्च न्यायालय से, और सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दे दी। परामर्श देने के बाद में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि दी गई परामर्श को वह माने ही, दोनों ही हैं। लेकिन देखो क्या है, 1950 से पूर्व के कोई मामले पर, पूर्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगी है। यानी 1950 से पहले का कोई मामला है, उस पर परामर्श किसने मांगी, राष्ट्रपति ने। किसे, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर परामर्श देने के लिए क्या है, बाध्य है। 50 से पहले के किसी विषय पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श मांगी है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति दी गई परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों
अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शकारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। इसी न्यायिक शक्तियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है, कौन सी? क्षमादान की शक्तियां। कौन सी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद कौन सा है? 72। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी क्षमादान की शक्तियां हैं। मित्रों, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां हैं क्षमादान की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी शक्तियां हैं देखो। एक तो कौन सी है? पूर्ण क्षमादान, पूर्ण क्षमादान की शक्ति। दूसरी कौन सी है? लघुकरण की शक्ति। कौन सी शक्ति है? लघुकरण की शक्ति है। तीसरी कौन सी है? परिहार शक्ति। और चौथी कौन सी है? विराम। चौथी कौन सी है? विराम। और पांचवी कौन सी है? परविलंबन। कौन सी शक्ति है? परविलंबन। इस प्रकार से अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखो कौन कौन सी शक्ति में क्या क्या प्रावधान है कि पूर्ण क्षमादान की शक्ति में क्या उसके पास शक्ति है कि किसी अपराधी के संपूर्ण दंड को, यानी पूरा जो दंड दिया गया है, पनिशमेंट है, उसको माफ कर देना। किसी अपराधी के संपूर्ण दंड को माफ करना और उस पर लगाए गए आरोपों को पूर्ण रूप से माफ कर देना। यानी कहते हैं ना अपने कि बाइज्जत बरी हो गया, वो बाइज्जत बरी वाला ही काम है ये पूर्ण क्षमादान है कि पूरे दंड से, पूरे लगाए गए आरोपों से पूर्णतः मुक्त कर देना। कौन सी शक्ति होती है उसकी? पूर्ण क्षमादान की शक्ति कहलाती है। लघुकरण में क्या होता है देखना इसको कि अपराधी की सजा की प्रकृति में, अपराधी है उसको कोई सजा दे रखी है और सजा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसको निम्न श्रेणी की सजा देना। देखना एक बार क्या है। देखो क्या है लघुकरण में? सजा की प्रकृति। इसको ध्यान रखना है किसको? प्रकृति। सजा की प्रकृति में परिवर्तन करके और निम्न श्रेणी की सजा देना। निम्न श्रेणी की सजा देना। कैसी सजा देना? उससे निम्न श्रेणी की, जो पहले सजा दे रखी थी उससे कम शक्ति श्रेणी की सजा देना। अब इसमें देखो उदाहरण के तौर पे समझना, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना रखी है, ठीक है। अब ये फांसी की सजा की प्रकृति को परिवर्तन करना कि उसे सामान्य कारावास में बदल देना। क्या करना? सामान्य कारावास में बदल देना। यानी पहले तो कौन सी थी? फांसी की मृत्युदंड की सजा थी और इसकी फांसी की सजा को माफ करके और उसे सामान्य कारावास में बदल देना। ऐसी शक्ति क्या कहलाती है? लघुकरण की शक्ति कहलाती है। मित्रों, इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन करके और उससे निम्न श्रेणी की सजा देना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है? लघुकरण की शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट देखना, परिहार में क्या होता है। इस परिहार शक्ति में कौन कौन सी शक्ति क्या शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है और उसकी सजा की अवधि को कम करना।
यानी सजा की जो प्रकृति है वो तो वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन सजा की जो समय अवधि है उसको कम करना, यानी सजा की अवधि को कम करना। देखो कैसे कि किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा सुना रखी है। कितने वर्ष की सजा है? 20 साल की सजा सुना रखी है, और इस 20 साल की सजा को घटाकर उसकी 10 वर्ष की सजा करना। उदाहरण के तौर पे समझना कि किसी अपराधी को 20 साल की सजा सुना रखी है और 20 साल की सजा को कम कर कर कितना करना है? 10 वर्ष की सजा कर देना। यह शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है? परिहार शक्ति कहलाती है। मित्रों नेक्स्ट देखना है आपको, कौन सी शक्ति है नेक्स्ट वाली? विराम। कौन सी है? चौथी, विराम। विराम। इसमें राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है कि अपराधी की किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए उसकी सजा को आगे बढ़ाना। क्या करना है इसमें? विराम का मतलब कि जो कंटिन्यू है उसको थोड़ा विराम देना होता है, कि किसी अपराधी की विशेष परिस्थिति को देखते हुए सजा को रोक देना। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझना इसमें कि कैसे होता है कि कोई गर्भवती महिला है, उसकी सजा को कम करना या रोक देना। यानी इस विराम में क्या होता है कि विशेष परिस्थिति, अब महिला के साथ विशेष परिस्थिति कौन सी है कि वह गर्भवती है, तो इस विशेष परिस्थिति के कारण महिला की सजा को रोक देना, यानी उसके कारावास को रोक देना, ये क्या कहलाती है? विराम शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो कौन सी है? अगली पांचवी, परविलंबन। परविलंबन। इसमें क्या होता है कि किसी कारण से अपराधी की सजा को निष्पादन करना। क्या होता है? किसी कारण से अपराधी की सजा को निष्पादन करना। अब इसका मतलब क्या होता है निष्पादन का? कि कोई तिथि है, मान लो जैसे किसी अपराधी को 10 तारीख से सजा स्टार्ट होनी है, 10 तारीख से क्या होना है? सजा का स्टार्ट होना है, और किसी कारणवश से इस तिथि को स्थगित कर देना कि 10 तारीख से आपकी सजा प्रारंभ नहीं होगी। इसको क्या कहलाती है? ये निष्पादन, यानी आगे बढ़ाना। जो तिथि है सजा की प्रारंभ होने की उसको आगे बढ़ाना। 10 तारीख से मान लो 20 कर दें, 30 कर दें, 5 कर दें, और आगे वाले महीने में कर दें, अगले वाले वर्ष में भी हो सकती है। तो यह कौन सी शक्ति कहलाती है? परिविलंबन शक्ति कहलाती है। तो मित्रों हमने राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में कितनी शक्तियां पड़ी है? 5। एक बार फिर सुन लेना, आपको बहुत सिंपल सा है। पूर्ण क्षमादान, अपराधी के अपराधों को पूर्ण रूप से क्षमा कर देना, लगाए गए आरोपों को, लगाए गए दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। दूसरा क्या होता है? लघुकरण, कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर देना, यानी मृत्यु दंड को सामान्य कारावास में बदल देना। परिहार में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जाता है, सजा की अवधि को कम कर देना। जैसे 10 साल की सजा को 5 कर देना, या 20 साल की सजा को 10 वर्ष में कर देना। इस प्रकार से कौन सी शक्ति होती है? परिहार की। विराम में क्या होता है कि किसी विशेष परिस्थिति के कारण सजा को स्थगित करना। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे हम तो क्या है कि गर्भवती महिला की सजा को आगे बढ़ाना या स्थगित कर देना। परिविलंबन में क्या होता है कि विषय कोई कारण की वजह से और सजा की जो तिथि प्रारंभ होनी है उस तिथि को आगे बढ़ाना, यानी पोस्टपोन्ड कर देना तिथि को। इस प्रकार से मित्रों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां दी गई है। नेक्स्ट क्या है? देखो जो आगे वाली शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो कौन सी शक्ति है? वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति के पास? वित्तीय शक्तियां। कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां होती हैं? कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां होती हैं? देखो मित्रों इसमें क्या है, वित्तीय शक्तियों में
कि कोई धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, उसे लोकसभा में रखने से पूर्व क्या करना होगा, यानी लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। यानी जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता है, जब तक लोकसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। यानी धन विधेयक को लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। और ये राष्ट्रपति की स्वीकृति देने का अधिकार या शक्ति कौन सी शक्ति कहलाती है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कहलाती है। एक क्या है, अनुच्छेद 280 है। कौन सा अनुच्छेद है, 280। इसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवरण के लिए, यानी करों के विभाजन के लिए कि कितना कर केंद्र के पास रहेगा, कितना कर राज्यों के पास जाएगा, अर्थात वित्तीय वितरण के लिए राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, प्रति 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अब ये वित्त आयोग क्या काम करता है, केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच करों का बंटवारा करता है। किसका बंटवारा करता है, करों का बंटवारा करता है। और भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह प्रति 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह शक्ति भी किसमें है, वित्तीय शक्ति में। नेक्स्ट तो मित्रों है कि वित्तीय शक्ति में क्या है कि अनुच्छेद 267 है। कौन सा आर्टिकल है, 267। 267 में क्या है कि भारत सरकार की 2 निधियां होती हैं, और निधियों को हम एक प्रकार से भारत सरकार का क्या बोल सकते हैं, खजाना बोल सकते हैं, उसको बैंक बोल सकते हैं। इस निधियों में भारत सरकार का पैसा होता है। जो पैसा होता है वो किस में जमा रहता है, निधियों में। 2 निधियां हैं भारत सरकार की, एक तो कौन सी है, संचित निधि, संचित निधि, और इसका उल्लेख 266 अनुच्छेद में है। एक कौन सी है, आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 267 में है। इस पर तो अधिकार किसका होता है, संचित निधि पे तो संसद का होता है। और इसमें से लगभग जो भारत सरकार के पदाधिकारी होते हैं, उन सब पदाधिकारियों को संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट जो ये आकस्मिक निधि है, अनुच्छेद 267 में इसका वर्णन किया गया है आकस्मिक निधि का। और इस आकस्मिक निधि पर भारत के राष्ट्रपति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार होता है। भारत का राष्ट्रपति इसमें से पैसे निकालकर खर्च कर सकता है। कंडीशन होते हैं वैसे इसमें कि भारत में कोई आपातकालीन ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इमरजेंसी में के पैसे खर्च करने हो, तो भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसे निकाल के खर्च कर सकता है। जैसे मान लो कि देश के अंदर भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, अन्य कोई महामारी आ जाए अचानक से, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति इस आकस्मिक निधि से पैसे निकालकर खर्च कर सकता है। ये भारत सरकार के दोनों ही संचित निधि और आकस्मिक निधि खजाना होती है, जिसमें पैसा होता है, वो इससे पैसे खर्च कर सकती है। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास ये वित्तीय शक्तियां हैं कि धन विधेयक को रखने से पूरे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरा क्या है, प्रति 5 वर्ष पर भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। तीसरा क्या है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि पर अपना अधिकार रखता है और किसी विशेष परिस्थिति में इससे पैसे खर्च कर सकता है। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास ये वित्तीय शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट मित्रों, इसमें देखो क्या है वित्तीय शक्तियों में कि भारत का राष्ट्रपति इन वित्तीय शक्तियों का प्रयोग है जो मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही करता है। वैसे तो देखो हमने अनुच्छेद 53 पढ़ा था, उसमें था
कि कार्यपालिका संवैधानिक शक्तियां सभी भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और वो अनुच्छेद कहता है कि उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। हमारे संविधान की एक ऐसी विशेषता है जो स्पष्ट तो दिखाई नहीं देता, सैद्धांतिक रूप में कुछ विशेषताएं और व्यवहारिक रूप में कुछ। यानी सैद्धांतिक रूप में तो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, लेकिन सभी शक्तियों का लगभग मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इनका प्रयोग करता है। नेक्स्ट मित्रों, जो भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो कौन सी है? कूटनीतिक शक्ति। कौन सी शक्ति है? कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्तियां, ये कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं भारत के राष्ट्रपति के पास? देखो, भारत का राष्ट्रपति सभी देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी विदेशों में कोई भी काम होता है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति विदेशी देशों में प्रतिनिधित्व करता है। यह कौन सी शक्ति है? उसकी कूटनीतिक शक्तियां। दूसरा क्या है इसमें कि भारत के राजदूत को दूसरे देशों में नियुक्त करना, यह शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है कि भारतीय राजदूत को विदेशों में नियुक्त करना, किसी भी देश में नियुक्त करना होता है तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। दूसरा, किसी विदेशी देश के राजदूत को भारत में उसकी नियुक्ति को स्वीकृति देना। मान लो जैसे कोई भी देश है, जैसे रूस है, रूस के राजदूत को भारत में नियुक्त करना है तो वहां की गवर्नमेंट ने नियुक्त तो कर दिया, लेकिन उसकी नियुक्ति को भारत में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति। और विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा इसमें क्या है कि विदेशी देशों से कोई भी संधि, समझौते, कोई भी व्यवहार करना हो भारत के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ, तो सभी संधि समझौते से करने हो, से पूर्व के किए हुए संधि समझौतों को तोड़ना हो या समाप्त करना हो, तो वह सभी संधि समझौते भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अर्थात ये सभी संधि समझौते भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं कि ये संधि समझौते भारत के राष्ट्रपति ने किए हैं। चाहे वो रक्षा मंत्री करके आए, चाहे गृह मंत्री करके आए, चाहे विदेश मंत्री करके आए, चाहे भारत का प्राइम मिनिस्टर करके आए, लेकिन सभी के सभी संधि समझौते नाम से किसके स्वीकृत होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के नाम से स्वीकृत होते हैं। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास ये कुछ कूटनीतिक शक्तियां थी। हमने देखा 3-4 कूटनीतिक शक्तियां है। राजदूतों को नियुक्त करना, विदेशी देशों के राजदूतों को भारत में नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करना, संधि समझौतों को जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इस प्रकार से मित्रों, हमने आज की क्लास में भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा है। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये सामान्यकालीन शक्तियां बड़े हमने डेप्थ तरीके से पढ़ी हैं और आपको समझ में भी आया होगा। बिल्कुल, यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट भी कीजिए और हमारे चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे की बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।